afternoon, children. This is Push English, and I'm Renuka Singh. Because class 11 children requested me that, ma'am, please download a sample paper as half-yearly exams are going on. So I have prepared a sample paper here for class 11th, and you can see the duration for this paper is 3 hours and maximum marks is 80. So let us proceed to the general instructions first. See children, you are supposed to read this very carefully. बच्चे normally instructions ध्यान से पढ़ते नहीं हैं and they directly start reading the question paper. So this paper is divided into two parts, part A and part B, and all the questions are compulsory. And there is separate instructions given with each section wherever it is required. And you are supposed to read the instructions carefully and follow them faithfully. Okay, so do not exceed the prescribed word limit while answering the questions. So let us proceed to the part A, objective part, wherein this part consists of 40 marks. 40 marks means there are 3 sections here: reading section, grammar section, and literature section. So reading is of 18 marks, grammar is of 8 marks, and literature is of 14 marks. Okay, so let us proceed one by one to this. First of all, coming to the reading passage. Okay, अब ये जो पैसेज दिया है बच्चों, मैं वर्ड बाय वर्ड ही कोशिश करूँगी किस तरीके से आप सॉल्व करोगे. दिस इज यू कैन सी हाउ यू हैव टू स्टार्ट, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. सो पहले तो आप देखोगे कि ये पैसेज कितने पैराग्राफ्स का है. द पैसेज इज ऑफ ऑलमोस्ट 6 पैराग्राफ्स. ओके, and you're supposed to answer any 10 question out of 11 given. Okay, तो अब करना ये है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, हम क्या करते हैं, हम पैसेज पढ़ने लगते हैं. ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ. इंस्टेड ऑफ रीडिंग द पैसेज, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस पैसेज विद इन 10 to 15 मिनट्स. सो आप क्या करोगे, आप पहले क्वेश्चंस पे जाओगे. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ोगे, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद व्हाट विल यू डू, हर एक क्वेश्चन का एक कीवर्ड याद कर लोगे. ठीक है, ताकि दिमाग में आपके वो घूमता रहे. तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है, अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी कॉल्ड अपॉन इन नेशनल प्लान्स फॉर डेवलपमेंट. तो आपसे पूछ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज में से किस वाले को, कौन से वाले को नेशनल प्लान फॉर डेवलपमेंट ने उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा है या लीस्ट डेवलप्ड कहा है. ठीक है, तो यहाँ 4 फैक्टर, हम बाद में उस पर आएंगे. फिलहाल नेचुरल रिसोर्सेज में से कौन से वाले नेचुरल रिसोर्स को नेशनल प्लान फॉर डेवलपमेंट ने कुछ भी कहा है. ठीक, तो हमें यहाँ कीवर्ड याद रखना है, नेचुरल रिसोर्स. एंड एक सेकेंड बच्चों, यहाँ हमें याद रखना है नेचुरल रिसोर्स ये, और याद रखना है कोई भी ऐसा फैक्टर जो या तो बहुत इंपॉर्टेंट हो या लीस्ट डेवलप्ड हो. बस ये 2 कीवर्ड्स हैं. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विदाउट अ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स इंक्लूडिंग इफेक्टिव लीडरशिप एंड इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट. तो बिना प्रोडक्टिव लेबर फोर्स के, जिसमें इफेक्टिव लीडरशिप और इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट भी इंक्लूड होता है, क्या मतलब उसके बारे में क्या कमेंट करना है आपको. तो वो कमेंट ये है, फिलहाल एक प्रोडक्टिव यहाँ पर कीवर्ड है, विदाउट अ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स. ठीक, अब इनमें से ऑप्शन हम जब रीडिंग पैसेज पे आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे. थर्ड क्वेश्चन कहता है, डेवलपमेंट विल बी हैंडीकैप्ड एज लॉन्ग एज विमेन रिमेन व्हाट. तो भाई हमें ध्यान सिर्फ ये देना कि औरतों की बात की गई है, और डेवलपमेंट कब तक हैंडीकैप रहेगा, जब तक औरतें इनमें से कोई एक. ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या क्या याद रखने हैं जो मैंने इनसर्कल किया, अंडरलाइन किया है. उसके बाद से फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ वुमेन स्ट्रेंथन. इसमें याद आपको ये रखना है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम है और वो औरतों के हाथ में है, तो ये चीज़ क्या स्ट्रेंथन करता है. तो अगेन कीवर्ड्स आर डिस्पोजेबल इनकम, वुमेन, स्ट्रेंथन. देन कम्स फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द फैमिली साइज फ्रॉम एन एजुकेटेड मदर टू एन इलिटरेट मदर. तो यहाँ पर बात की गई है एजुकेटेड मदर्स की और इलिटरेट मदर्स की.
फैमिली साइज की, ठीक, बाकी आगे करेंगे। देन कौन से पीरियड में चाइल्ड ग्रोथ मैक्सिमम होता है, तो हमें कीवर्ड्स क्या याद रखना है, पीरियड, चाइल्ड ग्रोथ, मैक्सिमम। देन आते हैं 7th में, वाई कांट द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड बी इफेक्टिव इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट टीचर कौन है, आई होप आपको पता है फर्स्ट टीचर किसको कहते हैं, मदर्स को, ठीक है। तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स क्या याद रखना है, फर्स्ट टीचर एंड इफेक्टिव। उसके बाद से आते हैं 8th क्वेश्चन पे, व्हाट विल हैपन टू द डेवलपमेंट इफ द वुमेन folk इज नेग्लेक्टेड। आपको याद रखना है वुमेन folk, नेग्लेक्टेड, डेवलपमेंट, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है इग्नोरेंस, पैराफोर। बस दो ही चीज याद रखनी कि आपको इसकी एंटोनिम ढूंढनी है, सिनोनिम ढूंढनी है, बस। इधर सिनोनिम आता है और एंटोनिम आता है, और पैराग्राफ मेंशन है, तो पैराफोर, इग्नोरेंस और सेम मीनिंग। यानी आपको अभी तुरंत जाकर के पैराफोर को डबल स्टार लगा देना है, क्योंकि उस पैराफोर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है वोकैबुलरी ढूंढने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से एंटोनिम हमें फ्रीक्वेंट का ढूंढना है और पैरा 5 में ढूंढना है। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि पैरा 4 और पैरा 5 को आपने डबल स्टार करना है। तो हम जा करके फटाफट पैराग्राफ 4 और 5 को डबल स्टार लगा देंगे, ठीक, सो दैट आप याद रखो कि मुझे इन पैराग्राफ्स में पढ़ते वक्त आई हैव टू बी लिटिल अलर्ट, बिकॉज मुझे यहाँ पर क्या ढूंढना है, वोकैबुलरी ढूंढना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। फिर जाते हैं नेक्स्ट वापस से फटाफट, कौन से क्वेश्चन पे थे हम थे यहाँ पर 10th क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, 11th। इसमें भी है द वर्ड इंसेंटिव इज एज यूज्ड इन पैरा 6 मीन्स द सेम एज। तो अगेन ये भी वोकैबुलरी का है, इसका मतलब हमें पैरा 6 भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमें इंसेंटिव का हमें मीनिंग ढूंढना है, ठीक है। और वो देखिए हाईलाइटेड भी है हालांकि, बट हमें इसकी मीनिंग ढूंढनी है, तो हम 6th पैराग्राफ को भी डबल स्टार कर देंगे। अब पढ़ते वक्त आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम किस तरीके से इन तीनों पैराग्राफ्स को इतने ध्यान से पढ़ेंगे कि हमें इनके जो है ये वोकैबुलरी हमें मिल जाए, ठीक है। तो लेट अस सी, शुरू करते हैं मेरी अपनी टेक्निक से। तो कुछ तो दिमाग में घूम रहा होगा, इतने सारे कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन कराए। अब आते हैं पैराग्राफ, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की तब भी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक। अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी कॉल्ड अपॉन ए नेशनल, मुझे सिर्फ 2 वर्ड याद रखने थे, नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल प्लान फॉर डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और लीस्ट डेवलप्ड क्या है। अब हम आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ है अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी कॉल्ड अपॉन ए नेशनल प्लान्स फॉर डेवलपमेंट पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन लेबर। हमें पहली ही 3 लाइन में आंसर मिल गया, यानी कि हम फिर जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर तुरंत मार्क करेंगे, और कौन सा आंसर होगा, आई होप आप समझ गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉसिबली, अच्छा ये पॉसिबली और सर्टेनली, इसमें भी हो सकता है कंफ्यूजन हो। फिर वापस आएंगे, देखेंगे भाई फर्स्ट 3 लाइन में पॉसिबली लिखा था या सर्टेनली लिखा था, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है ना। तो आप देखिए इसमें लिखा है पॉसिबली। वापस जाएंगे और हम कौन सा ऑप्शन सही करने वाले हैं, हम ऑप्शन सही करने वाले हैं बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब सेकेंड पर प्रोसीड करिए, प्रोडक्टिव लेबर के बिना, ठीक है ना, इंक्लूडिंग, अब उस प्रोडक्टिव लेवल में क्या क्या और इंक्लूड है, इफेक्टिव लीडरशिप और इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट। क्या कोई प्रोडक्टिव वर्क पॉसिबल नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स हैवी लॉसेस, एंटरप्रेन्योर्स को हैवी लॉस हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नेशनल मूवमेंट्स के साथ पेसअप नहीं हो पाएगी, या फॉरेन असिस्टेंस, नो अमाउंट ऑफ फॉरेन असिस्टेंस और ऑफ नेचुरल वेल्थ कैन इंश्योर सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। मतलब कितना भी आप फॉरेन असिस्टेंस ले लो या नेचुरल वेल्थ का यूज़ कर लें, हमें एक अच्छी डेवलपमेंट, सक्सेसफुल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन नहीं मिलती है। तो हमारा क्वेश्चन मेन क्या था, उस पर आओ। विदाउट अ प्रोडक्टिव लेबर, तो हम बस इन वर्ड्स पर, प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, हम इसको ढूंढेंगे अपने पैराग्राफ 1 और 2 में, ठीक। पैराग्राफ 1 में पहुंचे, देखिए पैराग्राफ 2 की बिगिनिंग ही उससे है, विदाउट अ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स इंक्लूडिंग इफेक्टिव लीडरशिप
एंड इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट, नो अमाउंट ऑफ फॉरेन असिस्टेंस और ऑफ नेचुरल। यानी फटाफट गए और आपने कौन सा ऑप्शन मार्क कर लिया? आपने मार्क कर लिया फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है। अब डेवलपमेंट हैंडीकैप तब होगा जब औरतें क्या, फिर वापस आएंगे हम सेकेंड और थर्ड में उस कीवर्ड को ढूंढेंगे, हैंडीकैप, विमेन, ठीक है। तो आते हैं, इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा हमको, थर्ड पैराग्राफ में भी फटाफट एक कीवर्ड्स को देखेंगे और विमेन हमें ढूंढना है, हैंडीकैप ढूंढना है, औरतों की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो हमें ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। चलिए पढ़ते जाते हैं फटाफट। फॉर फार टू मैनी, इसमें भी चाइल्ड के बारे में है। देन आगे आइए, फिर बढ़िए, द फॉरगॉटन फैक्टर इज द रोल ऑफ वेमेन, यहाँ एक वेमेन मिला हमको। देन डेवलपमेंट विल बी हैंडीकैप एज वेमेन रिमेन सेकेंड क्लास सिटीजन, हमें आंसर मिल गया, सेकेंड क्लास सिटीजन। बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको टाइम बचाना है और मार्क्स अर्न करने हैं। तो हमारा आंसर ये हो गया ए। डिस्पोजेबल इनकम, औरतों के हाथ में रहने से क्या स्ट्रेंथन होता है? फोर्थ क्वेश्चन पे फिर जाइए, ये भी विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको यहीं कहीं मिलेगा जो अभी अभी हमें जहाँ आंसर मिला है हम वहीं ढूंढेंगे, उसी के आसपास ढूंढेंगे। हम यहाँ पर थे, ठीक है। अब ओके, हमें ये रहा। अब अगर हम वाकई डेवलपमेंट इन्हांस करते हैं तो उन्हें हमें इन्हांस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वाज दैट विमेन डेवलपमेंट, ये हो गया था, सॉरी, डिस्पोजेबल इनकम इन दी हैंड्स ऑफ विमेन स्ट्रेंथन टू ऑल। अब इसको थोड़ा समझो, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमें इनडायरेक्टली थोड़ा समझना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है औरतों के हाथ में अगर आ जाए तो वो फैमिली बॉन्ड स्ट्रेंथन करती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस फैमिली का सुधारती है, स्पिरिचुअल स्टेटस सुधारती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी लेवल। अब डिस्पोजेबल इनकम वर्ड आपको ढूंढना है, जो मुझे मिल गया, ये रहा। तो डिस्पोजेबल इनकम स्पेशली इन दी हैंड्स ऑफ वुमेन इन्फ्लुएंसेस क्या, वो क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है? हमें स्ट्रेंथन की बात की गई है, हाँ। वो इन्फ्लुएंस करता है फूड परचेजिंग, और इसीलिए न्यूट्रिशनल स्टेटस फैमिली की स्ट्रेंथन होती है। आगे थोड़ा और पढ़ लेंगे, हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन आगे कुछ ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर है, आइए न्यूट्रिशनल स्टेटस पे आइए, और हमारा आंसर है बी, ठीक। व्हाट हैपेंस टू द फैमिली साइज फ्रॉम एन एजुकेटेड मदर टू इलिटरेट? तो हमें कीवर्ड याद रखना था, फैमिली साइज, एजुकेटेड मदर, इलिटरेट मदर। तो हमें सिर्फ कीवर्ड क्या ढूंढना है? हमें कीवर्ड ढूंढना है इलिटरेट मदर, लिटरेट मदर, यानी एजुकेटेड मदर। फिर और किससे रिलेटेड ढूंढना है? तो यहाँ देखिए आपको मिल गया, समथिंग इज रिलेटेड टू एजुकेटेड मदर्स की बात हो रही है ना। तो इस पैराग्राफ को अब ध्यान से आप पढ़ेंगे, अब पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, हाँ। Statistics show that average family size increases. Average family size increases in inverse ratio to the mother's years of education. Is lowest among college graduates, highest among those with only primary school training or no education. यानी कि जो आपका फैमिली साइज है वो माँ की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो लोवेस्ट है कॉलेज ग्रेजुएट्स में, हाईएस्ट है प्राइमरी स्कूल ट्रेनिंग जिन मदर्स ने ली है या जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। तो क्या ये आपको हेल्प कर सकता है? चले चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पूछा गया था कि हाँ, व्हाट हैपन्स टू द फैमिली साइज फ्रॉम एन एजुकेटेड मदर टू एन इलिटरेट। अब इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, देखिए एजुकेटेड मदर है और इलिटरेट मदर है, ठीक है। हमने अभी अभी पढ़ा, हमें सिर्फ दो चीज़ें दी गई कि जो फैमिली साइज होती है वो हाईएस्ट होती है इलिटरेट मदर्स में या जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की, ठीक, और लोएस्ट होती है कॉलेज ग्रेजुएट्स में, यानी लोएस्ट होती है। तो क्या आपका फैमिली साइज इंक्रीज होता है? एजुकेटेड मदर से इलिटरेट मदर की तरफ आप जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एजुकेटेड मदर से इलिटरेट मदर की तरफ ये एरो आपको बनाना पड़ेगा। तो फैमिली साइज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? किस, अब यहाँ पे देखिए क्या है, देयर इज नो रिलेशन, ये तो बिल्कुल नहीं है। increases in inverse proportion, increases in reverse proportion,
इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये हिंट यही है हमें। हम वापस आते हैं अपने उस पैराग्राफ पर जहाँ पर इन्वर्स और जहाँ पर फैमिली साइज की बात की गई थी, और यहाँ हम देखिए एक सेकेंड, यहाँ आ गए और हमें यहाँ दिया है इस लाइन में कि फैमिली साइज, ये स्टैटिस्टिक शो करता है कि एवरेज फैमिली साइज इंक्रीज होता है इन्वर्स रेशियो में, इन्वर्स रेशियो में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस, इट विल इट इंक्रीजेस, एक सेकेंड, इट इंक्रीजेस इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक, सिक्स्थ पे आते हैं। कौन सा पीरियड जो होता है चाइल्ड ग्रोथ, कौन सा पीरियड वो होता है जिसमें चाइल्ड की ग्रोथ मैक्सिमम होती है? तो चूंकि ये एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 7, 5, 5, 4, ये जो आंसर्स दिए ना, फटाफट इस पर नज़र मार लोगे और फिर वापस जाओगे, ऐसा ही एक डेटा ढूंढोगे, चाइल्ड ग्रोथ, एज, ये 3 चीज़ें जिसमें दी होंगी, वहाँ आप रुक जाओगे और आप देख सकते हो। ये तो फैमिली साइज़ की बात हो गई है। तो हम आते हैं फिर इस पर, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, चाइल्ड मोस्ट क्रिटिकल ईयर्स, सेकेंड लाइन में आपको मिला, ठीक। एंड इमोशनल डेवलपमेंट आर दोज बिफोर ही रीचेस। अब हमें पूछा गया था कि चाइल्ड ग्रोथ मैक्सिमम कब होती है, फॉर्मेटिव ईयर्स कब होते हैं, ठीक है ना उसके। तो वो होता है, और स्पेशली किससे रिलेटेड होता है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, सब में, मतलब सारी डेवलपमेंट की बात हो रही है। आर दोज बिफोर ही रीचेस 5 years ऑफ एज। अब इसको बार बार पढ़ना है आपने, क्या ये बोल रहा है? फॉर फार टू मेनी ऑफ देम द आंसर इज नो। जो भी द आंसर, द अ चाइल्ड मोस्ट क्रिटिकल ईयर विद रिगार्ड टू फिजिकल, ये जो भी डेवलपमेंट्स है, आर दोज बिफोर ही रीचेस 5 years ऑफ एज। इन क्रिटिकल फॉर्मेटिव ईयर्स में उसकी ज़्यादातर देखभाल उसकी मदर करती हैं, और लेकिन कई पार्ट ऑफ वर्ल्ड में मदर्स भी वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक सुपीरियर बच्चा रेस कर पाए, उनकी अपब्रिंगिंग इफेक्टेड होती है, एंड शी इज़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग सो बाय रीज़न ऑफ हर ओन पुअर हेल्थ। वजह हो सकती है माँ की खुद की पुअर हेल्थ, उनकी इग्नोरेंस, उनका लैक ऑफ स्टेटस। तो अब आते हैं इसका आंसर ढूंढने। तो हम इस पर थे, ड्यूरिंग विच पीरियड इज द चाइल्ड्स ग्रोथ मैक्सिमम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिफोर ही अटेन्स द एज ऑफ 5, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद 7th पे चलते हैं। 7th है, वाई कांट द फर्स्ट टीचर। तो बच्चे की जो फर्स्ट टीचर यानी उसकी मदर, वो क्यों इफेक्टिव नहीं है मेनी पास? अभी हमने इसका आंसर पढ़ा, और वो है because she remains ineffective because of ignorance, poor health and lack of respect and recognition। ये हो गया आंसर। अब आते हैं 8 पे, क्या होगा अगर डेवलपमेंट को क्या होगा अगर वेमेन फोक नेग्लेक्ट की जाती हैं? तो वेमेन फोक अगर नेग्लेक्ट की जाती हैं, तो आइए आते हैं, कीवर्ड्स हैं वेमेन फोक, नेग्लेक्ट, डेवलपमेंट, है ना, ये 3 हमें ढूंढने हैं। तो वेमेन का एक तो यहाँ है, लेकिन ये डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात हो रही है। फिर यहाँ है, यहाँ पर फैमिली साइज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हमें डेवलपमेंट की बात करनी है तो विमेन फोक, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो क्या होता है? तो उसमें अब ऑप्शंस पे आ सकते हैं। वी कैन एनहांस डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग विमेन पावर बाय गिविंग women the opportunity to develop themselves। तो क्या ये कुछ हेल्प करेगा? हम डेवलपमेंट को इन्हांस कर सकते हैं। अब आते हैं, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट विल हैपन टू डेवलपमेंट। ऑब्वियसली वुमेन फोक जब नेग्लेक्ट होगी तो इन्हांस तो होगा नहीं डेवलपमेंट। सारे प्रोडक्टिव वर्क पॉसिबल हैं? बिल्कुल नहीं पॉसिबल हैं। क्या वो मैन पावर इंक्रीज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब हम आते हैं तीनों सिनोनिम्स, 9th, 10th, 11th क्वेश्चन पे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9th में, 10th में और 11th में। ये पूछा है हमने आपसे सिनोनिम ऑफ वर्ड इग्नोरेंस, ठीक है, देन एंटोनिम ऑफ वर्ड फ्रीक्वेंट, और 11th है इंसेंटिव का सिनोनिम, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड्स को ध्यान देना है। हालांकि आप पैराग्राफ में जा रहे हैं, आपको पैराग्राफ से चूज करने को तो नहीं मिलेगा वर्ड्स,
आपको वोकेबलरी वहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन एक हिंट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस उस पैराग्राफ पे जाकर बार बार उन लाइनों को पढ़ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। हाँ, अगर ये होता कि आपको चूज़ करना होता तो पैराग्राफ पढ़ते आप। अभी आपको इन्हीं में से चूज़ करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इट्स क्वाइट ईजी। इग्नोरेंस का पता है आप सबको, उसका आपको सिनोनिम ढूंढना है। रोबोटिक तो हो नहीं सकता, ब्रिलियंट भी नहीं हो सकता, क्लेवर भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा आंसर? वेगनेस। ठीक, करेक्ट आंसर। एंटोनिम फ्रीक्वेंट का क्या है? एंटोनिम ऑपोजिट, दिमाग में ध्यान बिठाए रखिए। फ्रीक्वेंट का मतलब रेगुलर और इसका ऑपोजिट है इररेगुलर। तो इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब है इररेगुलर? रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेडली, बार बार जो हो। स्टडी का मतलब भी कुछ कुछ वैसा ही कि जो प्रॉपर प्लेस पर हो लेकिन हो बार बार। कंटिन्यूअल का तो मतलब ही आपको मालूम है। तो ये तीनों ही रूल आउट हो गए, आंसर हो गया सेल्डम। ठीक। इंसेंटिव का पैराग्राफ 6 में जो इंसेंटिव वर्ड है उसका आपका सिनोनिम क्या है? इंसेंटिव वर्ड का मतलब होता है, बोलते हैं ना इस बार इंसेंटिव नहीं मिला हमें, कैश इंसेंटिव नहीं मिला, तो वो चीज़ रीइंफोर्समेंट होती है, स्टिमुलस होती है। डिसुएसिव, प्रोहिबिशन और डिटरेंट तीनों नहीं होगा, आंसर हो जाएगा स्टिमुलस। ठीक है। उसके बाद आते हैं फटाफट हम सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि है केस बेस्ड स्टडीज़। और ये नया कंसेप्ट है बच्चों, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ये केस बेस्ड स्टडीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर अब पैसेज आ रहा है। तो दोनों ही 11th-12th क्लास में, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और उसको सर्च करके एनी चाइल्ड हु स्टडीज़ इन क्लास 11th और 12th में सी दिस। तो लेट अस प्रोसीड। तो केस बेस्ड स्टडी में सबसे पहले इस टेबल में जो चेंजेस हुई हैं टेकमपुर सिटी में फ्रॉम 1988 टू 1990, जिन्होंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को उस एरिया में इफेक्ट किया है। ठीक है। तो एनवायरमेंटल टीकमपुर, ये ध्यान रखना है फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आपको इनको स्टडी करना है। आप देख सकते हैं फैक्टर्स क्या क्या: रिलीजियस प्लेसेस, यूजिंग लाउड स्पीकर, म्यूजिक शॉप, रेस्पिरेटरी डिजीज, रिपोर्टेड पेट्रोल एंड डीजल ड्रिवन व्हीकल्स, स्मोक स्प्यूइंग फैक्ट्रीज, स्लम सेटलमेंट। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, इन चेंजेस ने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को इन फैक्टर्स ने चेंज किया। ठीक है, टीकमपुर में। अब ईयर देख लेना है, कौन कौन से ईयर हैं, 88, 89, 90। इसको आप स्टडी करेंगे 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है। सो व्हाट डज दिस डेटा टेबल रिप्रेजेंट? सिंपल सी बात है, इधर मैंने बच्चों थोड़ा हाईलाइट कर दिया क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है हमें, लेकिन आप आराम से कर लेंगे, एक बार आप स्टडी कर लेंगे ना। तो ये टेबल क्या शो करता है? एनवायरनमेंट ऑफ टीकमपुर। क्योंकि नॉइस पोल्यूशन सिर्फ नहीं है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात हो रही है, सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है। और स्पेशली इस डेटा टेबल में चेंजेस नहीं बताए गए हैं, इसमें बताया गया है कि कौन से चेंजेस तो हैं लेकिन किस किस ईयर में है, और टीकमपुर का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, और नन तो बिल्कुल नहीं। तो आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा गया कि कितनी स्मोक स्प्यूइंग फैक्ट्रीज हैं टीकमपुर में 1989। तो आपको दो की फैक्टर्स रखने हैं, स्मोक स्प्यूइंग फैक्ट्रीज और 1989। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में आइए, 1989 में 15, तो आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, इसलिए हाईलाइट किया है मैंने कि फटाफट आप समझ जाएं। अब पेट्रोल और डीजल ड्रिवन व्हीकल्स जो हैं, टोटल नंबर पूछा है, यानी तीनों साल का टोटल हमें करना है। फटाफट आइए, आप देखिए पेट्रोल डीजल ड्रिवन व्हीकल्स टोटल है 40,000। 40,000 फिगर वाले बड़े आसान होते हैं करने, आपको सिर्फ उनको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बस। 40,000 आ गया। अब कितने केसेस हैं रेस्पिरेटरी डिजीज के 1990 में? रेस्पिरेटरी डिजीज 1990, रेस्पिरेटरी डिजीज 1990, ऐसे रिपीट करते रहिए। हाँ, रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया 1990 में 50%, 1990 में 15% है, आंसर हो गया 15%। जो रिलीजियस प्लेसेस हमारे लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं वो लोवेस्ट किस ईयर में थे? फिर आइए रिलीजियस प्लेसेस यानी लास्ट कॉलम पर आइए और देखिए कि वो लोवेस्ट थे 1988 में। तो लोवेस्ट थे 1988 में, हो गया फर्स्ट आंसर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाईएस्ट नंबर ऑफ म्यूजिक शॉप्स वर इन द ईयर। आपसे म्यूजिक शॉप्स हाईएस्ट कौन से साल में थे ये पूछा जा रहा है। म्यूजिक शॉप पे आइए, हाईएस्ट नंबर देखिए कब है,
55 यानी 1990 में है, आपका आंसर हो गया 1990। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, 6th का आंसर हो गया सी, 1990। अब कितने सेटलमेंट्स थे स्लम सेटलमेंट्स 1988 में, स्लम सेटलमेंट्स 1988 में, स्लम सेटलमेंट्स 1988 में, ऐसे मन में रिपीट करते रहिए, ठीक है। स्लम सेटलमेंट्स 1988 में कितने थे, 4, आंसर क्या हो गया 4, डन। सी, 7th का भी सी हो गया। कौन से ईयर में लोएस्ट, सारी कैटेगरीज में लोएस्ट डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन से ईयर में लोएस्ट डेटा, कौन से ईयर में लोएस्ट डेटा, सारी कैटेगरी में लोएस्ट डेटा कौन से ईयर में, आपको ईयर देखना है, तो ईयर वाला कॉलम देखेंगे और इधर देख लेंगे लोएस्ट किस में जा रहा है, 10, 15, 25, सबसे लोएस्ट है 1988, इधर भी स्लम सेटलमेंट में सबसे लोएस्ट है 4, है ना। ड्रिवन और डीजल व्हीकल्स में सबसे लोएस्ट है 5000, 5000, रेस्पिरेटरी डिजीज में 2%, म्यूजिक शॉप 10 लोएस्ट है, रिलीजियस प्लेसेस 8, ठीक है। तो हमारा कौन से ईयर में सबसे लोएस्ट फिगर जा रहा है, 1988 में, तो इसका आंसर आ गया 1988। 9th क्वेश्चन हाईएस्ट पूछ रहा है, तो जब आप 1988 का लोएस्ट देख रहे थे तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारा हाईएस्ट हर फैक्टर के लिए हाईएस्ट हमारा कौन से ईयर में, 1990, तो इसका आंसर भी आपको साथ के साथ लगे मिल गया और वो है ईयर 1990। ठीक है बच्चों, तो मैंने बहुत ही हरिडली आपको समझाया और आप खुद देखेंगे मैंने मुश्किल से 5 से 7 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया। तो यही टेक्निक आप भी अपनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पैसेजेस को समझना नहीं है, हमें आंसर्स ढूंढने हैं। ये चीज़ दिमाग में जब आप रखेंगे तो आंसर आपको फटाफट मिलेंगे। समझने लगोगे चीज़ों को तो बहुत समय लग जाएगा और हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, स्पेशली एग्जाम में। मैं ये नहीं कहती कि पैसेजेस को समझिए मत, बिल्कुल समझिए, लेकिन एग्जाम में आपको ये टेक्निक अपनानी है, ठीक है। नॉलेज बढ़ाना है आपको, प्लीज़ आप बढ़ाइए, पैसेजेस को पढ़िए, वोकैबलरी को देखिए, लेकिन आप फिर भी आप इतना तो समझ ही गए कि ये टीकमपुर के एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स ने इफेक्ट किया और कौन कौन से ईयर में चीज़ें हाईएस्ट लोएस्ट थी, तो चीज़ें आपको फिर भी पता चल रही हैं। तो विद दिस चिल्ड्रन, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पार्ट ए ऑब्जेक्टिव करने में ही 2 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। ये पार्ट ए का पहला वीडियो है और मैं कल या परसों तक आपको पार्ट ए का दूसरा वीडियो भी बना दूंगी, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर उसमें जो हमारा पार्ट बी है वो आगे चल कर के हमारे 7 क्वेश्चंस हैं टोटल। उसमें मैं आपको बता दूं कि आपके पार्ट ए में होते हैं, पार्ट ए में total number of question is 7. So 1, 2 we have already discussed in this video, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो ग्रामर का से आता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसी तरीके से लिटरेचर जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ वॉच इट टिल एंड एंड शेयर with your friends. It's my humble request children, जितने बच्चों तक ये पहुंचेगा उतना अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ do like, share and subscribe to my channel and please tell other children also to do that. Thank you so much. God bless you. Wait for my next video. Bye.